बेटा जैसे जानते हो कि हम लोग को जो पढ़ना है आज स्टार्ट करना है वो स्टेट फॉर्मेशन कैसे नए स्टेट बनते हैं और क्या स्टेट फॉर्मेशन की क्या 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 क्राइटेरिया, क्योंकि हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो कहते हैं उस समय केवल 11 कंट्री थे और अब हमारे कंट्री में प्रेजेंट टाइम पे हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस टाइम में इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारे कंट्री में 11 स्टेट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है। ये स्टेट कैसे बढ़ रहे हैं और ये बढ़ाने का अधिकार किससे है, यही चीज पे आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज का बेसिक जो हम लोगों का टॉपिक है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज के बेस पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स और टॉपिक जो है हम लोगों का लिंग्विस्टिक स्टेट है कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट कैसे बने। तो ये मैं आपको पहले स्टेट फॉर्मेशन का तरीका बता दे रहा हूँ कि स्टेट्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टेट कैसे बनते हैं। तो और फिर आगे हम बढ़ते हैं कि लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट बने उनको लिंग्विस्टिक स्टेट कहा गया और उनका फॉर्मेशन क्या क्राइटेरिया क्या रहा, ये चीज़ आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लिंग्विस्टिक स्टेट का स्टेट फॉर्मेशन का दौर जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, तो हमारे देश को आजादी मिलती है। तो और फिर इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे 1946 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी तो वो किसके रिकमेंडेशन पर बनी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मतलब होता है 1946 में इंडिया के 3 मिनिस्टर, इंग्लैंड के मिनिस्टर थे, वो अंग्रेजी सरकार के ब्रिटिश मिनिस्टर थे, मिस्टर अलेक्जेंडर एंड सर जॉन फिलिप्स एंड पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग इंडिया आते हैं। कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड सर जॉन फिलिप्स। ये 3 लोग इंडिया आते हैं। तो वो तीनों लोग जब इंडिया आते हैं तो वो अलाउड करते हैं इंडियन लोगों को। इंडिया के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इट वाज फ्रॉम 1922 में पहली बार महात्मा गांधी ने किया, फिर एम एन राय सर ने किया, एम एन राय और मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय ने किया डिमांड, और फिर ढेर सारे लोगों ने डिमांड किया। फिर कांग्रेस ने भी फाइनली किया। कांग्रेस एज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया शुड बी मेड बाय द इंडियन पीपल। पहले क्या होता था कि जो भी एक्ट थे, चाहे एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट होता है जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और वो लगातार आता जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1784 में एक सुधार एक्ट आता है, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आता है, 1784 में पिट्स एक्ट आता है, 1784 में पिट्स एक्ट आता है, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आता है, और फिर इसके बाद 1773 के बाद 1793 में एक एक्ट आता है। और इस तरीके से 1793 के बाद फिर 1813 में एक एक्ट आता है, और 1813 के बाद 1833 के एक्ट में आता है, और 1833 के बाद फिर एक एक्ट आता है 1853 में, और फिर 1857 में आता है जिसमें 1857 में इंडिया में रिवोल्ट होता है। 1857 का रिवोल्ट आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर 1858 में आता है जिसमें कंपनी का पावर खत्म कर दिया जाता है और पूरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी क्राउन के अंडर में पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये एक्ट आते थे। तो ये एक्ट में क्या होता था? इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर 1858 के बाद 1861 का आता है, और 1861 के बाद फिर आता है 1893 का एक्ट आता है, 1891 या 93 का एक्ट आता है, और फिर 1891 के बाद फिर आता है जाकर के 1909 का एक्ट आता है जिसे मॉर्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। फिर एक्ट ऑफ 1919 का आता है जिसे मेंटेक्यूचेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, और फिर 1935 का आता है। और फिर इस बार तो जो ये एक्ट आ रहे थे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही जैसे थे। हम पढ़ते हैं, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू स्टडी अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम पाते क्या है कि हम कहते हैं कि
हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट को हमने कहाँ से लिया है, तो हम सबसे बड़ा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसे कहते हैं? एक्ट ऑफ 1935 को कहते हैं। एक्ट ऑफ 1935 को कहते हैं एज इट इज आधे से ज्यादा आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि एक्ट ऑफ 1893 से हमने ऐसे एज इट इज उठा लिया है। 1935 के एक्ट से हमने ले लिया। तो ये सब विदेश से आके तो भारत के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इट शुड बी मेड बाय इंडियन पीपल। इंडिया का कैसा इंडिया के रूल की जरूरत है, ये इंडियन पीपल के थ्रू बनाया जाना चाहिए। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जल्दी भी थी और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से हम तुरंत फटाफट स्टेट फॉर्मेशन नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउड किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पार्लियामेंट को अलाउड किया कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इट विल नॉट, और नए स्टेट का फॉर्मेशन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमेंडमेंट में तो आएगा लेकिन मेजर अमेंडमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अमेंडमेंट तो हमें करना पड़ेगा। पहला आर्टिकल से हमारा अफेक्टेड होगा कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ 29, मान लो 10 पहले 27 थे 25 थे तो 25 स्टेट है। आपका क्या जगह इंडिया इज द यूनियन ऑफ 28 स्टेट, तो अमेंडमेंट तो होगा लेकिन इसके लिए बहुत मेजर मेजोरिटी की जरूरत नहीं बताया। इन्होंने कहा कि सिंपल मेजोरिटी से स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके लिए बस इतना कहा गया कि ये एक्ट जो होगा वो प्रेसिडेंट से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाएगी, तभी ये किसी हाउस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट से परमिशन मांगी जाएगी तो प्रेसिडेंट बिलोंगिंग स्टेट, जिस स्टेट को काट करके हम या जिस स्टेट की बाउंड्री को बदल करके हम नया स्टेट बनाने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो मैसेज भेजेगा कि आपको डिवाइड किया जा रहा है, आर यू एग्री। मैं बार बार बता दे रहा हूं कि स्टेट का एग्री होना या ना एग्री होना कोई मायने नहीं रखता बेटा। स्टेट एग्री है कि नहीं एग्री है, इस बात की कोई मायने नहीं है, देखो नथिंग एल्स, इसका कोई मतलब नहीं है। बट लेकिन प्रेसिडेंट एक फॉर्मेलिटी करता है और प्रेसिडेंट के पास जैसे परमिशन ली जाएगी कि हम नए स्टेट के फॉर्मेशन की काम करना चाहते हैं, नया स्टेट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी जम्मू कश्मीर का डिवीजन हुआ, या जम्मू कश्मीर के पहले अगर हम देखें तो हमारा आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया, या उसके पहले 2001 में 3 स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था, 3 स्टेट तोड़े गए थे। और वो 3 स्टेट कौन कौन से थे? उनमें से आपका एक स्टेट था छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था और उत्तराखंड बना था। यूपी को डिवाइड करके उत्तराखंड बनाया गया था और मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था और बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया था। ठीक है, 2020 का नियम बता रहे हैं। इसके बाद अभी 2014 या 2016 में हमारे आंध्र प्रदेश का डिवीजन किया गया और इसे 2 पार्टों में बांटा गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 2 अलग अलग स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। तो बेसिक हमारे कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट बनाया जा रहा है, तो ये स्टेट बनाने के लिए सबसे पहला ऐसा कोई बिल अगर न्यू स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पास सबसे पहले ये बिल पास होकर नहीं जाएगा, उसे प्रेसिडेंट के परमिशन से ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये क्लियर, मेरे मतलब समझ रहे हो ना कि ये देखो बेटा, नया स्टेट फॉर्मेशन करना है ये सरकार ही कर सकती है, ये कोई प्राइवेट मेंबर से नहीं बिल ला सकता कि नहीं हमें नया स्टेट बनाना है, ये सरकार करेगी। सरकार मतलब पीएम और कैबिनेट, तो सर वो पहले क्या करेंगे? प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे। प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के लिए प्रेसिडेंट के पास जैसे जब मैसेज जाएगा, प्रेसिडेंट को जैसे परमिशन दिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट परमिशन देने के पहले बिलोंगिंग स्टेट, जिस स्टेट को तोड़ करके हमें ऐसा करना है, उस स्टेट के पास वो मैसेज भेजते हैं और उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट में बिल को रखवाते हैं और कहते हैं कि अगर ये बिल वहां से पास होता है तो नहीं, ये बात समझना कि पास होना जरूरी है। अरे यार, सिर्फ रखवा करके ये फॉर्मेलिटी है, इन्फॉर्मेशन देना। एक तरीके से प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि आपके साथ ऐसा होने जा रहा है, आपको काट के एक नया स्टेट बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक परमिशन होता है, परमिशन ग्रांट करना होता है, परमिशन ले मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना होता है। बाकी स्टेट एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे उसका कोई मायने नहीं रखता। स्टेट कहे कि नहीं डिवाइड करो, स्टेट कहे कि नहीं हमें डिवाइड मत करो, कोई उसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक जस्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। और यू क्लियर? ये चीज जब नाम से लॉर्ड करते हैं प्रेसिडेंट और बिल पास होगा, तो जब बिल पास होता है तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इससे बहुत वैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता कि इट शुड बी पास फ्रॉम द टू थर्ड मेजोरिटी फ्रॉम द ईच ऑफ हाउसेज ऑफ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सिंपल मेजोरिटी से इट शुड बी पास, सिंपल मेजोरिटी।
तो जैसे बिल वहां से पास होने के बाद क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा में पास होगा और सिंपली प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाएगा, और जैसे सिंपली प्रेसिडेंट के पास साइन होने के जाएगा, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देगा उस दिन से माना जाएगा कि ये दो नए नए अलग सेपरेट स्टेट बन गए, पर्टिकुलर स्टेट को डिवाइड करके सेपरेट स्टेट बन गए। इस तरीके से किसी स्टेट की बाउंड्री को घटाना, किसी स्टेट की बाउंड्री को बदलना, किसी स्टेट के एरिया को घटाना, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना, दिस इज अ वेरी सिंपल। क्योंकि उस समय की तत्कालिक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन नए स्टेट बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे असेंबली के पास इतना टाइम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास इतना टाइम नहीं था जो अपना टाइम वहां बर्बाद करता है। इस वजह से उसने फ्यूचर के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये ऑथराइजेशन दे दिया, ये ऑथराइज कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या हुआ कि आजादी हो गई, देश वो मिल गए, तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर स्टार्ट होता है लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की डिमांड कि जो नए नए स्टेट बनाए जाए या नए स्टेट का जो फॉर्मेशन किया जाए वो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज किया जाए। इस बात का एक मेजर इश्यू सामने आया। वो इश्यू सामने आया कि क्या स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेस पर बनाया जा सकता है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। और ये डिफरेंट स्टेट से डिमांड आने लगी कि हम स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र का एक प्रदेश, महाराष्ट्र जो था पहले बंबई जिसे था, पहले महाराष्ट्र का नाम बंबई था, बंबई प्रेसिडेंसी। तो ये जो बंबई प्रेसिडेंसी थी इसी का हिस्सा आंध्र प्रदेश भी था और इसी का हिस्सा गुजरात भी था। तो जो आंध्र प्रदेश था तो वहां पर क्या कहते हैं जो महाराष्ट्र में मराठा लैंग्वेज बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठा कि क्यों ना हम स्टेट का फॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज करें। ठीक है, जिस एरिया की जो लैंग्वेज है उस एक नया स्टेट का, और वो ज्यादा डेवलपिंग स्टेट होगा, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट होगा। ये बात सामने आई कि वो ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट होगा, इस वजह से उस प्रोग्रेस को हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाए। ये डिमांड बच्चों पब्लिक की तरफ से आई, स्टेट की तरफ से, कि नए स्टेट का जो फॉर्मेशन किया जाए। आज मैं बता दूं इंडिया में जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो तीन बेस पे होता है। पहला ज्योग्राफिकल कंडीशन, जैसे हमने उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाया, तो इट इज द केस ऑफ ज्योग्राफिकल केस है। उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी एरिया है, और उत्तर प्रदेश क्या है, प्लेन एरिया है। तो ये हुआ कि भाई पहाड़ी एरिया को काट करके एक अलग बना दिया, क्योंकि वो एरिया प्लेन एरिया के साथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसके लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए, प्लेन एरिया की अलग पॉलिसी होनी चाहिए। एक ज्योग्राफिकल बेस पे स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है, और दूसरा लैंग्वेज बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है। लैंग्वेज, ये अलग लैंग्वेज क्या तो लैंग्वेज बेस पर भी स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है। और तीसरा जो स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है वो पहला लैंग्वेज, दूसरा ज्योग्राफी, और तीसरा लैंग्वेज, और तीसरा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट किस बेस पे रिकमेंड करती है। ठीक है, पॉपुलेशन बेस पर, बहुत बड़े एरिया, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, या स्टेट के एरिया के बेस पर बहुत बड़ा स्टेट है और डेवलपमेंट के प्रोग्राम नहीं सही सक्सेसफुली हो पा रहे हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया होते हैं किसी भी स्टेट के, नए स्टेट के फॉर्मेशन में। तो आपको जो मैं समझा रहा था कि तो जब ये डिमांड उठी, ये डिमांड पब्लिक की तरफ से उठी या स्टेट की तरफ से उठी कि वी शुड फॉर्म द स्टेट ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज। एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के पास एक अजीब सी बाउंडिंग होती है और वहां ज्यादा स्टेट को प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है। ये बात सामने आई कि लैंग्वेज के बेस पर हमें स्टेट का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए। क्या लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन सही है कि नहीं? तो एक वेरी इंपॉर्टेंट सामने चीजें आई, और ये 1951 के करीब ये घटना आती है कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट क्यों ना बनाए जाए, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। हम लोग जानते बच्चों, हम लोगों ने यूरोप की हिस्ट्री पढ़ा, खासकर पहले चैप्टर में मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था, इसमें पावर शेयरिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। पावर शेयरिंग में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, ऑन द कंट्राडिक्शन ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज इन बेल्जियम। मैंने बताया था बेल्जियम में लैंग्वेज के बेस पर कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बताया था, और वहां पर जो विवाद था वो क्या था, ये फ्रेंच बोलते हैं और ये डच बोलते हैं, ये जर्मन बोलते हैं, यही की बात है। वहाँ लैंग्वेज ज्यादा इश्यू, वो रिलीजियस ज्यादा इश्यू नहीं करता, लैंग्वेज ज्यादा डोमिनेट होती है। In the case of England, we find it that language plays a more important role rather than religious. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर उस समय जब नया देश आजाद हुआ, हमारे जो सरकार थी
हमारे जो गवर्नमेंट थी उसके सामने डेवलपमेंट सेकेंडरी रोल था, और जो पहला रोल था बच्चों वो कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। ये सबसे पहला चैलेंज यही था कि कंट्री की इंटीग्रिटी, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज, कि कंट्री की यूनिटी को कैसे रखा जाए, कंट्री की यूनिटी को कैसे संजो के रखा जाए, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज टू प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री की यूनिटी को कैसे रखा जाए, कंट्री को डिविजिबिलिटी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि उस समय भी काफी कुछ विवाद चल रहा था। पंजाब कह रहा था कि हम अलग रहेंगे, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। पंजाब में तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ, इवन इंदिरा गांधी का मर्डर भी उसी से जुड़ा घटना है, तो देश की एकता से जुड़ी घटनाएं हैं, पंजाबियों ने मारा। तो मेरे कहने का मतलब है इंडिया के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज था क्या, इंडिया कंट्री की इंटीग्रिटी, एकता, इंडिया को कैसे यूनाइट रखा जाए, यूनिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। दैट वाज द मेजर चैलेंज फॉर द इंडिया। ये हुआ कि इस चैलेंज को हम कैसे बचा के रखें, इस चैलेंज को कैसे हम प्रोटेक्ट करें। तो इस वजह से आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानते थे, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट जानती थी कि लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द यूरोप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और यूरोप के छोटे छोटे जो कंट्री बड़े लैंग्वेज के बेस पर यूरोप पूरा डिवाइड हो गया, और छोटे छोटे कंट्री बनके तैयार हो गए, है ना, एकदम छोटे छोटे कंट्री हैं। अगर इंग्लैंड, अगर मतलब यूरोप के देश देखा जाए, कुछ कुछ तो देश का एरिया हमारे यूपी से बहुत कम है, ठीक है, पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, पॉपुलेशन तो यूपी 5th लार्जेस्ट कंट्री का फॉर्म पकड़ लेगी। तो मेरे कहने का मतलब एक चैलेंज आया, तो इनको लगा कि नहीं यार, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट ना बनाया जाए, वरना इंडिया की डिविजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इंडिया में डिविजिबिलिटी की जो मेंटालिटी है दैट विल इंप्रूव। तो इस वजह से उस डिविजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने लैंग्वेज के बेस पर स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड को रोक दिया, और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने एसके धर कमेटी बनाई, और एसके धर की कमेटी को अपॉइंट किया, और एसके धर कमेटी से कहा कि क्या इस बात की जांच की जाए कि लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए स्टेट का सक्सेस होंगे। तो एसके धर कमेटी ने यही रिकमेंडेशन किया कि नहीं, लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए स्टेट हमारी डिविजिबिलिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी को मतलब डिविजिबिलिटी को आगे सपोर्ट करेंगे, और इंडिया की यूनिटी खतरे में पड़ सकती है। तो इस वजह से एसके धर कमेटी ने ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के बेस पर स्टेट के फॉर्मेशन को कंप्लीटली मना कर दिया। इसलिए आफ्टर दैट फजल अली की लीडरशिप में एक कमेटी बनी, और फजल अली की लीडरशिप की कमेटी ने भी अप्रॉक्स नानुकार करते करते ना ही किया कि ना किया जाए, ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज ना बनाया जाए। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर क्या कहते हैं स्टेट के फॉर्मेशन का अपोज कर दिया गया। लेकिन मैं बात बता दूं, मुझे उस लीडर का नाम नहीं याद आ रहा। 1956 में एक घटना घटती, 1953 में एक घटना घटती है कि आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, नाम इस समय याद नहीं आ रहा। वो बेटा भूख हड़ताल में बैठ गए, और उन्होंने कहा कि हम तेलुगु बोलने वाले लोगों का अलग एक स्टेट बनाया जाए, महाराष्ट्र को यानी बम्बई को काट करके, उसमें बम्बई था, महाराष्ट्र नहीं था, उसका नाम बम्बई था, बम्बई को काट करके एक नया स्टेट बनाया जाए, और हम अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। और बेटे कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 50-55 दिन की भूख हड़ताल की, और उनकी डेथ हो जाने के बाद तो लैंग्वेज के बेस पर बनाए जाने वाले स्टेट का एक आंदोलन ही खड़ा हो गया, एक मूवमेंट ही खड़ा हो गया कि लैंग्वेज के बेस पर क्यों नहीं स्टेट बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आई एम प्रेसाइजिंग यू, आई एम टेलिंग टू यू कि बेटे लैंग्वेज के बेस पर बनाया जाने वाला इंडिया का पहला स्टेट आपका आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेस पर बनने वाला पहला 1953 का पहला स्टेट बना आपको आंध्र प्रदेश। और फिर तो एक बाढ़ ही आ गई, एक डिमांड ही आ गई कि हमें लैंग्वेज के बेस पर ही स्टेट के फॉर्मेशन को किया जाना चाहिए, और एक बाढ़ आ गई, डिमांड से आगे कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा ये सब तभी बने कि पंजाब ये पंजाबी भाषा बोलते हैं, ये हरियाणवी भाषा बोलते हैं, और इस तरीके से ये पंजाब स्टेट सब चीजों का फॉर्मेशन काफी हद तक डिमांडेबल था, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनने, तो लैंग्वेज के बेस पर स्टेट क्यों नहीं बनाए जा रहे थे, अब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनना शुरू हो गए। अब इंडिया की यूनिटी खतरे में नहीं है, डिविजिबिलिटी अब ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो अब तो बनाए जाते हैं सिंपली, अब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से
ये आप लैंग्विस्टिक स्टेट के बारे में मैंने बताया कि लैंग्वेज का क्या विवाद था और लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने सरकार क्यों डर रही थी और लैंग्वेज के बेस पर अब स्टेट नए बनाया जाता। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है ना। ठीक है, अब अगला पार्ट हम अगले वीडियो। ओके, थैंक यू।